हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं योग शिक्षा के अंतर्गत यूनिट 3 के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखते हैं पहला प्रश्न है आपका, बिहार स्कूल ऑफ योग की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार स्कूल ऑफ योग की स्थापना 1964 से हुई थी। और आपसे पूछ सकता है बिहार स्कूल ऑफ योग कहाँ पर स्थित है? तो ये चेन्नई में स्थित है। इसका जो केंद्र है वो चेन्नई में है। अगला प्रश्न है आपका, अरविंद आश्रम कहाँ स्थित है? तो मैंने आपको बताया था अरविंद आश्रम पौंडचेरी में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, श्री अरविंद को किस रूप में जाना जाता है? देखिए, इनको और इनके योग को एकात्म योग के रूप में जाना जाता है। यूनिट 3 में अरविंद से संबंधित सबसे ज्यादा प्रश्न है, क्योंकि श्री अरविंद को आधुनिक योग का पिता कहा जाता था। अगर केवल योग का पिता लिखा है तो महर्षि पतंजलि को माना जाता है, लेकिन आधुनिक योग का पिता श्री अरविंद को माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, योग से व्यक्ति में किस भावना का संचार होता है? तो योग से व्यक्ति में त्याग, अनुशासन की भावना का संचार होता है। अगला प्रश्न है आपका, पतंजलि का जन्म का समय था? तो पतंजलि के जन्म का समय 150 ईसा पूर्व माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, पतंजलि की अमर कृति है? तो पतंजलि की अमर कृति व्याकरण महाभाव्य जो कि पतंजलि की अमर कृति थी। अगला प्रश्न है आपका, पतंजलि योग गुरु से पहले क्या थे? तो योग गुरु से पहले ये एक डॉक्टर यानी चिकित्सक थे। अगला प्रश्न है आपका, चरक संहिता का प्रणेता किसे माना जाता है? तो चरक संहिता का प्रणेता महर्षि पतंजलि को ही माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, पतंजलि का योग दर्शन कितने भागों में विभक्त है? तो मैंने आपको बताया था भाग या अध्याय कितने थे, 4 थे, जिन्हें एक ट्रिक से निकाल सकते हैं। ट्रिक कौन सी थी? सीसा, विका। मैंने बताया था सीसा से क्या है? समाधिपाद। अगले वाले सा से हो जाएगा साधनपाद, वा से होता है विभूतिपाद और का से होता है केवल्यपाद। तो इस प्रकार आपके 4 भाग थे और चारों के ही अंदर सूत्रों को रखा गया था। अगला प्रश्न है, पतंजलि ने कितने कलेश बताए हैं? तो पतंजलि ने 5 कलेश बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं? इनके नाम देख लेते हैं। सबसे पहला था अविद्या, अविद्या के बाद है अस्मिता, उसके बाद है आपका राग, उसके बाद है द्वेष और सबसे लास्ट वाला है आपका अभिनिवेश। 5 प्रकार के कलेश बताए गए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, पतंजलि ने चित्त भूमि किसे कहा है? तो पतंजलि ने चित्त भूमि चित्त वृत्तियों को कहा है, यानी वृत्तियों को कहा है। किसे कहा है? वृत्तियों को। और चित्त की वृत्तियां कितनी होती हैं? मैंने आपको डिटेल में बताया था, 5 होती हैं, जिनके नाम भी बताए थे। अगला प्रश्न है, पतंजलि ने योग को, यहाँ को बनने के लिए रह गया, योग को किन चित्त वृत्तियों में संभव माना है? तो 5 होती हैं आपकी चित्त वृत्तियां, जिसमें लास्ट वाली दो होती हैं एकाग्रता तथा निरुद्ध। एकाग्रता तथा निरुद्ध यानी कि तीसरी से चौथी में संभव माना है। अगला प्रश्न है, पतंजलि ने कैवल्यपाद में विवेचन किया है? तो कैवल्यपाद में मोक्ष का विवेचन किया है, जिसे हम समाधि भी कह सकते हैं, और मोक्ष का मतलब होता है जीवन आत्मा का मिलन।
अगला प्रश्न है, योग के बहिरंग साधन कौन से हैं? तो योग के बहिरंग साधन 5 हैं। कौन कौन से हैं? यम से लेकर प्राणायाम तक, प्रत्याहार तक, यम से लेकर प्रत्याहार तक। अगला प्रश्न है, योग के अतरंग साधन कौन से हैं? तो योग के अतरंग साधन बाकी के बचे हुए 3 हैं, यानी धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा, ध्यान, समाधि। अगला प्रश्न है, प्राणवायु को नासिका द्वारा शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? तो मैंने बताया था बाहर निकालना रेचक कहलाता है। प्राणायाम के जो अंग होते हैं वो 3 होते हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। अगला प्रश्न है, प्राणायाम की क्रियाएं कौन कौन सी हैं? तो प्राणायाम की कई सारी क्रियाएं हैं, जिसमें भस्त्रिका, कपालभाति, उसके बाद उज्जाई, उपर्युक्त सभी पर आप टिक कर देंगे। अगला प्रश्न है, श्री अरविंद ने अंतःकरण के कितने स्तर बताए हैं? तो श्री अरविंद ने अंतःकरण के 4 स्तर बताए हैं। कौन कौन से हैं, इनके नाम भी देख लीजिए। सबसे पहला होता है चित्त, दूसरी होती है बुद्धि, उसके बाद ज्ञान, उसके बाद मानस। देखिए, ज्यादातर आपसे नंबर ही पूछ लिए गए हैं, डिटेल में नहीं पूछा गया है, लेकिन आप फिर भी देख लीजिए। अगला प्रश्न है, श्री अरविंद किस विचारधारा के थे? तो श्री अरविंद आदर्शवादी विचारधारा के थे। आदर्शवादी विचारधारा के प्रवर्तक थे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, श्री अरविंद ने शिक्षक का प्रमुख उपकरण क्या बताया है? तो प्रमुख उपकरण अंतःकरण को बताया है, यानी शिक्षक के लिए खुद से अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है। अगला प्रश्न है, अरविंद का योग विशेष रूप से कैसा था? तो विशेष रूप से मनोवैज्ञानिक था। अगला प्रश्न है, श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है मानसिक विकास, जो कि बहुत जरूरी है। उसके बाद अगला है शारीरिक विकास तथा नैतिक विकास, शारीरिक विकास तथा नैतिक विकास, तीनों ही जरूरी हैं, यानी उपर्युक्त सभी आपको देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, अध्यापक निर्देशक या स्वामी नहीं है, वह सहायक और पथ प्रदर्शक है। उसका कार्य सुझाव देना है, न कि ज्ञान को लादना। यह कथन किसका है? तो यह कथन श्री अरविंद का है। अगला प्रश्न है, श्री अरविंद ने किसके विकास को प्रमुख स्थान दिया है? तो श्री अरविंद ने बालक के विकास को प्रमुख स्थान दिया है। अगला प्रश्न है, श्री अरविंद किस प्रकार के अनुशासन को उचित मानते थे? प्रकृतिवादी, अनुशासन को उचित मानते थे। अगला प्रश्न है, श्री अरविंद ने योग प्रणाली के कितने मौलिक अभ्यास बताए हैं? 3 बताए हैं, इनके नाम भी सुन लीजिए। सबसे पहला होता है अभीप्सा, उसके बाद होता है परित्याग, उसके बाद होता है आत्मोद्घाटन, ठीक है। अगला प्रश्न है, अरविंद के योग को कहा जाता है? तो अरविंद के योग को सर्वांग योग यानी पूर्ण योग भी कहते हैं और सर्वांग योग भी कहा जाता है, सर्वांग योग। अगला प्रश्न है, अरविंद ने योग का आधार किसे बताया है? तो योग का आधार बताया है प्राणायाम को। इन्होंने सबसे ज्यादा महत्वता किसे दी है? प्राणायाम को। अगला प्रश्न है, आधुनिक योग की शुरुआत कब हुई थी? देखिए, आधुनिक योग की शुरुआत 1893 से और स्वामी विवेकानंद जी के जरिए से हुई थी। इन्होंने शिकागो शहर की धर्म संसद में योग शिक्षा के ऊपर
अपने योग के ऊपर अपने भाषण दिए थे, जिससे कि वहाँ की जनता काफी प्रभावित हुई। अगला प्रश्न है, परमार्थ निकेतन योग केंद्र कहाँ स्थित है? तो परमार्थ निकेतन, देखिए ये वाला ज्यादा इंपोर्टेंट है नहीं, फिर भी लिख लीजिए इसे ऋषिकेश, वरना आपके 3 सबसे ज्यादा हैं महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न है, श्री विवेकानंद ने किस योग को नकारा? किस योग को नकारा है? तो इन्होंने आसनीय योग को नकारा है। आसनीय योग, जिसके अंदर आसन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, उस योग को इन्होंने नकारा है। अगला प्रश्न है, आसनीय योग संपूर्ण विश्व में किस सन में प्रसिद्ध हुआ था? तो यह 20वीं सदी में प्रसिद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहाँ पर, देखिए वही प्रश्न आ गया ऊपर वाला, कहाँ पर धर्म संसद से योग की शुरुआत की थी? तो शिकागो शहर से। शिकागो शहर से। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे? तो स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण पारहंस के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, अरविंद ने एकात्म योग में कितने परिवर्तन बताए हैं? 3 परिवर्तन बताए हैं। देखिए अरविंद का योग किस नाम से जाना जाता है? एकात्म योग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, श्री अरविंद ने कहाँ पर अपनी तीव्र योग साधना प्रारंभ की? तो पौंडचेरी में ही इन्होंने अपनी तीव्र साधना का प्रारंभ किया। इसी वजह से अरविंद का योग केंद्र पौंडचेरी में ही स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, पतंजलि के अनुसार दुखों को खत्म करने का समाधान क्या है? तो दुखों को खत्म करने का समाधान समाधि है। अगला प्रश्न है, पतंजलि योग सूत्र में कितने अध्याय हैं? देखिए मैंने बताया था अध्याय या भाग कितने हैं, 4 हैं, अभी मैंने आपको डिटेल में बताया था। अगला प्रश्न है, योग दर्शन में बुनियादी पुस्तक कौन सी है? सबसे ज्यादा बुनियादी पुस्तक है योग सूत्र। और यह किसका ग्रंथ है? महर्षि पतंजलि का ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, हठ योग का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? मैंने जब डिटेल में आपको पढ़ाया था तब बताया था हठ योग का प्रमुख ग्रंथ हठ योग प्रदीपिका। हठ योग का प्रमुख ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, योग सूत्र में चित्त का अर्थ क्या होता है? चित्त का अर्थ होता है मन। चित्त किसे कहते हैं? मन को कहते हैं। अगला प्रश्न है, चित्त प्रसादनम किसका उल्लेख करता है? तो प्रशांत अवस्था का। और प्रशांत अवस्था किसे कहते हैं? उतार चढ़ाव वाली अवस्था। उतार चढ़ाव वाली अवस्था। अगला प्रश्न है, किसी विषय पर सहजता से संशय क्या कहलाता है? धारणा कहलाता है। अगला प्रश्न है, मिताहार का शाब्दिक अर्थ बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2020 में पूछा गया है आपसे, ये है संतुलित भोजन। संतुलित भोजन। अगला प्रश्न है, प्राण का प्राथमिक कार्य क्या है? तो मैंने आपको बताया था प्राण का प्राथमिक कार्य श्वसन है, और श्वसन का रुक जाना ही यानी एक तरीके से प्राण निकल जाना। अगला प्रश्न है, लंबी एकाग्रता कहाँ ले जाती है? तो लंबी एकाग्रता ध्यान की तरफ ले जाती है, ध्यान की ओर। अगला प्रश्न है, राजयोग की समाधि को क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया था महत्वपूर्ण है निर्विकल्प की समाधि। निर्विकल्प की समाधि। 4 योग थे आपके, मंत्र योग, हठ योग, लय योग और राजयोग। चारों की समाधि अलग अलग थी। अगला प्रश्न है, मंत्र योग की समाधि को क्या कहते हैं? इसे ही बताया था महाभाव समाधि। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।